खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 4 दिन बाद कर्नाटक में चुनाव है और कांग्रेस बीजेपी का आखिरी दौर का इलेक्शन कैंपेन अब तीखा और बहुत तीखा होता जा रहा है। आज यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी चुनावी मैदान में कूद गई और कर्नाटक के चुनावी समर में पहले से मौजूद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। साफ कहा कि उनके सिर पर कांग्रेस मुक्त भारत का भूत सवार है। वो जहां जाते हैं झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लोगों से सवाल किया कि कभी आपने इससे पहले ऐसा पीएम देखा जो केवल बात करता हो, काम नहीं। सोनिया ने यह भी तंज कसा कि भाषण से अगर देश का पेट भरता हो तो मैं भी और अच्छा भाषण दूं। पीएम मोदी ने भी सोनिया का करारा जवाब दिया। कहा कांग्रेस नेताओं को तो यह लगने लगा है कि बेटा कर्नाटक में पार्टी की जीत में कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए मां को यह तय करने के लिए भेजा गया है कि उम्मीदवार कम से कम अपनी जमानत तो बचा पाएं। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मजहब के आधार पर फूट डालो और राज करो की पॉलिसी में भरोसा रखती है और भाई भाई को लड़वाती है। तो राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या कर्नाटक में सीएम उम्मीदवार के लिए कोई करप्शन फ्री ईमानदार नेता नहीं मिला। जवाब अमित शाह का आया कि हमारी कमजोरी नहीं, कर्नाटक में बीजेपी की ताकत है येदियुरप्पा। बीजेपी कांग्रेस की इस जंग के बीच तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीएस अपने आप को किंग मेकर के तौर पर देख रही है और ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि क्या आर पार की इस लड़ाई में कर्नाटक का किला बचा पाएगी कांग्रेस। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कर्नाटक के इंतखाबी मैदान में कद आवर लीडरान, बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की जंग। कर्नाटक के दंगल में उतरी सोनिया गांधी। क्या अपने किले को बचाने के लिए उतरना पड़ा है सोनिया गांधी को? क्या कर्नाटक का किला बचा पाएगी कांग्रेस? कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जबरदस्त रस्साकशी देखी जा रही है। वहीं दोनों सियासी जमातों की जानिब से हमला और जवाबी हमला का दौर चल रहा है। कोई कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है तो कोई आरएसएस मुक्त भारत के ख्वाब देख रहा है। कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम में सोनिया गांधी भी राहुल का साथ देने के लिए उतर गई हैं। सोनिया गांधी ने आज बीजापुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी पर कांग्रेस मुक्त भारत का भूत सवार है। तकरीरों से अवाम का पेट भरता है। जब कांग्रेस ने मुल्क भर में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा लागू किया तो बीजेपी ने इसकी मुखालफत की थी। मोदी जी पर कांग्रेस मुक्त भारत का जुनून है। उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत का भूत लगा है। कांग्रेस मुक्त भारत तो छोड़िए, वे अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े और ऑरेटर हैं, वे एक अभिनेता की तरह भाषण देते हैं। मैं तो चाहती हूँ अगर उनके भाषण से देश का पेट भर सकता हो तो वे और भी भाषण दें। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। वहीं कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के दौरान आज बीजापुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। पीएम ने कहा कि इस मर्तबा कर्नाटक की आवाम ने कांग्रेस की शिकस्त के साथ साथ इसे 5 साल के लिए सजा देने का भी फैसला कर लिया है। इस बार कर्नाटका की जनता ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, इस सरकार को हटाने का, हराने का ही निर्णय नहीं किया है। जनता जनार्दन ने उनको 5 साल की कठोर से कठोर सजा देने का फैसला कर लिया है। वैसे बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं है। येदियुरप्पा को अगरचे बीजेपी ने वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। कर्नाटक असेंबली की इलेक्शन मुहिम पार्लिमानी इलेक्शन मुहिम में तब्दील हो चुकी है। अवामी रैलियों से मुद्दे गायब हैं। तो ऐसे में क्या कर्नाटक इलेक्शन में गुजरात इलेक्शन की झलक देख रही है? क्या कर्नाटक का किला बचा पाएगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आर पार की लड़ाई आपने देखी।
कर्नाटक का किला क्या बचा पाएगी कांग्रेस? यह है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नाटक का हम जिक्र कर रहे हैं तो दो खास मेहमान हमारे बेंगलोर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर शरीफ साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीएस के कर्नाटक स्टेट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट तनवीर अहमद साहब भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। थोड़ी देर में आपको दो मेहमान स्क्रीन पर नजर आएंगे, राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से और गुलरेज शेख जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ के विचारों को वो रखेंगे यहां पर। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है और खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि मजहबी आधार पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, मजहब के नाम पर एक पार्टी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, और ये दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी। क्या इससे वाकई कुछ हासिल वसूल होने वाला है कर्नाटक के चुनाव में? इससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए समीर भाई, एक चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि मजहब के नाम पर या जात पात के नाम पर इस तरह का जो भी खेल है वो पिछले 4 साल से शुरू हुआ है। पहले जो भी होता था वो बिल्कुल डंके की चोट पर नहीं होता था। होता जरूर था, पहले भी दंगे भी होते थे, सब कुछ होता था। हाँ। लेकिन इस तरह से डंके की चोट पर नहीं होता था। आज पिछले 4 साल में आप देखिए जो कुछ भी हुआ है, गाय रक्षा के नाम पर या मॉब लिंचिंग से जिस तरह लोग मारे गए हैं, ये तमाम चीजें जो पैदा हुई हैं और नफरत की एक सियासत बाकायदा परवान चढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की देन है। और बीजेपी कर्नाटक में भी उसी को इस्तेमाल करना चाह रही है। आपने देखा होगा वहां टीपू सुल्तान को ले आए, जिन्ना का जिन बाहर आ गया और कहीं नमाज का मसला खड़ा कर दिया गया। तो ये सारी चीजें खड़ा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उनका ये है कि हिंदू और मुसलमान वोट कहीं ना कहीं तकसीम हो जाए और वो बिल्कुल अपने अपने आधार पर खड़ा हो जाए। मेरा मानना ये है कि पीएम का जो पद है, वजीर आजम का जो पद है, जो उनका ओहदा है, वो बहुत सम्मानीय ओहदा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जाती राय ये है कि उन्होंने इस पद की गरिमा को बहुत नीचे गिराया है। प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए इस तरह के बहुत छोटी भाषा बोलना। जैसे आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि राहुल जी को एक सवाल उन्होंने कर दिया कि साहब ये बोलकर दिखाइए। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरे ये है कि आपने अब से पहले किसी भी प्रधानमंत्री को उपचुनाव में या राज्य के चुनाव में इतना सक्रिय नहीं देखा होगा। ये पहला मौका है कि प्रधानमंत्री उसको पार्टी का चुनाव नहीं बल्कि अपना चुनाव मानकर हर जगह चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ, या तो वो चुनाव तो अच्छा है ना, ये या तो वो तो बहुत अच्छी बात नहीं, है इसका इस खत का नेता जो कि खुद पीएम है वो इस हद तक जाकर प्रचार कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान, क्या है कि या तो पीएम चुनाव में रहते हैं या पीएम बाहर रहते हैं देश से, फिर काम कौन संभालेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राधिका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लिए एक सवाल खड़ा किया। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के नेताओं को ये लगने लगा था कि बेटा यानी राहुल गांधी कर्नाटक में जीत में कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इस वजह से अब जो मां है यानी सोनिया गांधी, उनको भेजा गया है ताकि वो कांग्रेस कैंडिडेट्स की जमानत बचा सकें। इस तरह से देख रहे हैं वो, जिस तरह से आज सोनिया गांधी ने वहां पर रैलियां की हैं। समीर जी, ये तो इनसे ऐसी ही भाषा और ऐसे ही शब्द हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टी में सिर्फ 2 ही नेता है, एक अमित शाह जी या एक नरेंद्र मोदी जी। कोई तीसरा चेहरा ना है, ना ये आने देते हैं। सोनिया गांधी जी अभी भी यूपीए की चेयरपर्सन है, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है। सिर्फ क्योंकि वो अब अध्यक्षा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जाएंगे नहीं। हमारी पार्टी में हर लीडर का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनका पूरा सम्मान किया जाता है। प्रधानमंत्री जैसे नहीं कि अपने पुराने नेता, वरिष्ठ नेता अडवाणी जी जैसे अगर वो हाथ जोड़ के खड़े तो उनके सामने से गुजर जाएंगे।
और रही बात क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के लोगों की जमानत जब्त होगी, शायद जमानत जब्त हो रही है इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियों का नंबर भी बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको खुद डर है कि यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलने वाली। कर्नाटक के लोग इस बार दोबारा, ये पहले से तय था कि सोनिया गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी, क्योंकि पिछले 2 साल से उन्होंने कोई चुनावी रैली नहीं की थी। 2 साल बाद वो चुनावी मैदान में हमारी उतरी हैं। स्टार कैंपेनर हर चुनाव में होती हैं। 2 साल से हमारे जब स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट निकली थी, जब लिस्ट जारी हुई थी, तब भी उसमें सोनिया जी का नाम था, और पहले भी हर बार उनका नाम स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में रहता है। और इस बार वो चुनाव प्रचार में उतरी हैं और वो हर जगह जाएंगी। पहले वो अध्यक्षा थी तो उनकी और भी जिम्मेदारी थी, वो कुछ जगह जाती थी और काफी जगह जाती थी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे चुनाव प्रचार में नहीं गई, चाहे यूपी हो, बीच में उनको भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ खराब हुई थी। शायना जी, आपको लगता है सोनिया गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से फर्क पड़ेगा कुछ कर्नाटक में? क्योंकि वो हमलावर सीधे सीधे पीएम मोदी पर हो रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि पीएम जहां जाते हैं झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इशारों में टीपू सुल्तान को जिस तरह से आप लोगों ने वहां पर मुद्दा बना दिया है, उसका भी वो जिक्र कर गई। देखिए, सबसे पहले तो देश की जनता जानती है कि वो एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार चाहते हैं कर्नाटका के लिए। तो केवल एकमात्र उपाय है, वो है भारतीय जनता पार्टी को चुनना। प्रधानमंत्री कहाँ भी जाएं, कितने भी रैलीज में जाएं, आज बेंगलुरु में अब देखिए बारिश के बावजूद लाखों की तादाद में लोग रुके थे, क्योंकि वो उत्सुक थे अपने प्रधानमंत्री को सुनने, उनके आश्वासन को स्वीकार करना और उनके लिए वोट देना 12 तारीख को। रही बात सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं कि सब जगह मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, 2 या 3 होते हैं, लेकिन यहाँ कर्नाटका के सरकार में सभी लिप्त हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब सबूत के आधार पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री के प्रति भ्रष्टाचार के ना सिर्फ आरोप है, आप एडीआर जैसे रिपोर्ट्स पढ़िए तो आपको पता चलता है कि सबसे भ्रष्ट सरकार है तो वो कर्नाटका में है। और स्वाभाविक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रदेश बचा नहीं, पूरा जो लूट मचा है कर्नाटका में वो जनता देख चुकी है, परख चुकी है और 12 तारीख को वोट देगी सोच समझ के। अभी रही बात, आपने बहुत सारा जिक्र किया समीर जी कि जात पात धर्म के आधार पे वोट होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम समुदाय हो या दलित, हर एक ने स्वीकार किया है मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एकमात्र सरकार है जो इसकी भूमिका स्पष्ट है, लोगों को आत्मनिर्भर करो, सुरक्षित नहीं तो करो जी, फिर और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा ना, फिर टीपू सुल्तान के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हनुमान, ये इन सारे मुद्दों को पार्टियां क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? टीपू सुल्तान की जयंती या टीपू सुल्तान कैसा राजा था, कैसा शासक था, कैसा नहीं था, इन सारी बातों का जिक्र करके पोलराइज करने की तो कोशिश की जा रही है ना सोसाइटी को। जब आप कह रही हैं कि ये मुद्दे मायने ही नहीं रखते तो फिर इनका जिक्र क्यों? देखिए बहुत सारे ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो जनता उठाती है, जो मीडिया उठाती है, जो राजनीतिक दल उठाते हैं, लेकिन उसका जवाब क्या है? बुनियादी तौर पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो वो हमारा हक बनता है कहना कि ये एटीएम मशीन तो बिल्कुल चल रहा है। रही बात, आपने टीपू सुल्तान की बात की या लिंगायत की बात की, मैं ये दोहराना चाहती हूँ 60 साल कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जात पात धर्म के आधार पे वोट बैंक की राजनीति की है। ये पहली बार है, पहली बार इतिहास में जब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जात पात धर्म के आधार पे नहीं चल रहे हैं, वोट कर रहे हैं तो लोग प्रगति के और जिस नेता में वो करिश्मा है। और आज जो इनसिक्योरिटी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको पता है क्योंकि 12 तारीख को कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, टीपू सुल्तान, हनुमान, ये सब नहीं होता। आजकल तो मतलब इंतहा इस बात की हो गई है कि भगवान वर्सेस इस्लाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। ऐसा ही आपके एक विधायक ने कर्नाटक में ही बोला था, तो मतलब इंतहा हो गई है ये। गुलरेज शेख साहब, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? किसी भी तरह से चुनाव जीतना, बस यही एक मंशा रह गई है क्या? देखिए, सब
नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो रैली करी, तो मेरे जैसा मुखर जो आलोचक है उनका, मैं भी आज कहता हूं कि मुझे उनसे संवेदनाएं हैं, क्योंकि वे अस्वस्थ हैं, वे वृद्ध हैं, वे सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उसके पश्चात भी उनको ये सब करना पड़ रहा है, और वो एक पार्टी के लीडर के नाते नहीं कर रही, वो आप कह रहे हैं रिटायर हो चुकी कर रही है, क्योंकि उनको पार्टी नहीं मानती कि उनके पुत्र का जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार। पूरी बात तो सुन ले मेरी, आप पूरी बात तो सुन ले। वो तो खैर पार्टी तो वो तो वन फैमिली पार्टी एनीवे। तो क्योंकि क्या है कि राहुल गांधी जी को विपक्ष ही नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के लोग भी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि परमेश्वरा हो या शिव कुमार हो, मल्लिकार्जुन खड़से हो या फिर सीएम इब्राहिम हो, ये सभी 9 ग्रह की तरह अलग अलग मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको नेतृत्व स्वीकार नहीं है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा कि एक प्रसिद्ध उक्ति है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। वो धन अर्थात धन ही नहीं है, इसमें राजनीतिक भी हो गया, इसमें पारिवारिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया। तो कांग्रेस की तो बड़ी बुरी गत है, और इतनी बुरी स्थिति है जिसके कारण स्वयं इस अवस्था में भी सोनिया जी को आना पड़ रहा है। ठीक है। राधिका इसका जवाब देना चाह रही हैं। राधिका, आज खास तौर पर अगर राहुल गांधी की हम बात करें, राहुल गांधी ने जिस तरह से पीएम पद का मुद्दा एक तरह से उछाला, हालांकि मैं ये मानता हूं कि रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, उसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे वक्त में जब कर्नाटक दांव पर हो, तो 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद पीएम कौन बनेगा, इस पर बात होनी चाहिए क्या? कोई मतलब था इसका? सर, इतना सा ऐड करूंगा कि डेमोक्रेसी में तो डे ड्रीमिंग करने का अधिकार सबको है। दे दूं, उन्होंने कहा एक माँ चुनाव में उतर गई है। बिल्कुल, वो हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की माँ है, और वो बिल्कुल चुनाव में उतरेंगी, क्योंकि वो हमारी सीनियर लीडर हैं, और वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेंगी, और हर बार हर चुनाव में आएंगी। रही बात की राहुल जी से सवाल पूछने की, राहुल जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने उस समय भी अपनी जो उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, यदि हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलती है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और हर कांग्रेस कार्यकर्ता यही चाहता है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को, हर कांग्रेस करता बराबर तौर से पसंद करता है, क्योंकि हम सब उनको चुन के वहां लेकर आए हैं। वो हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज है। हमारे यहाँ पे हम अपना नेता खुद चुनते हैं। हमारे ऊपर अमित शाह जी जैसे भाजपा ने अपने वहां पे अध्यक्ष को थोप दिया, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। और हमारे यहाँ ना सिर्फ सोनिया जी, हर लीडर, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, पूरे देश से सब आ रहे हैं, बड़े से छोटा लीडर सब कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की सरकार। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 10 सेकंड। अगर मौलाना रशीदी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, पार्टी की स्थिति किसी की कुछ भी हो, लेकिन खुदा वर्सेस भगवान चुनाव नहीं होना चाहिए। इतना नहीं गिरना चाहिए पार्टी को कि इन्हीं की पार्टी के एक नेता ये कहते कि खुदा वर्सेस भगवान चुनाव होगा, और इस्लाम और हिंदू के बीच में चुनाव होगा, मुसलमान हिंदू के बीच में चुनाव होगा। ये सियासत की इंतहाई दर्जे की गिरावट की बात हो ही नहीं सकती। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी सवाल पर लौटते हैं कि कर्नाटक का किला क्या बचा पाएगी कांग्रेस, क्योंकि जोर शोर से लगी हुई हैं सारी पार्टियां, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार जोरदार टक्कर साफ नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। यह जानना बहुत अहम होगा कि जेडीएस का क्या रोल होगा, जो कि वहां की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। क्या कर्नाटक का खिला बचा पाएगा कांग्रेस? ये है हमारा आज का सीधा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाइना एनसी, मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह की भाषा इस बार, जिस तरह की लैंग्वेज हमारे नेताओं की चुनाव के दौरान नजर आ रही है, इस पर हालांकि हर चुनाव से पहले एक बार बहस जरूर होती है, लेकिन खास तौर पर सोनिया गांधी को लेकर जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया कि भाई पता चल गया था कि बेटा कुछ कर नहीं पाएगा इसलिए मां को उतरना पड़ा, या फिर बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया जाता है कि मिस एंटोनियो अपना आखिरी खिला बचाने के लिए उतर आई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें इससे पहले कभी हुई थी। आपको लगता है कि ये इसका एक गलत इमेज, एक बुरा असर भी पड़ता है कहीं ना कहीं वोटर्स पर?
देखिए, इलेक्शन के वातावरण में बहुत सारे मुद्दे पे एक टंग एंड चीक और सार्केज्म एक्सपेक्टेड है हर एक राजनीतिक दल। आप मुझे बताएं कि सिद्धारमैया जी ने हमारे मोदी जी के ऊपर, जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रह चुके हैं इतिहास में, जिनकी नीति नियत पे कोई कोट नहीं, कितने सारे टिप्पणी उन्होंने की। इसके बावजूद हमने कोई पेटी पॉलिटिक्स में रिसोर्ट करके उनके ऊपर वार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जो सोनिया गांधी जी को उतरना पड़ा, तो ये कहने में क्या बड़ी बात है। और रही बात कर्नाटका की जनता बिल्कुल स्पष्ट है कि जब बलात्कार होता है तो सिद्धारमैया जी बोलते नहीं, स्कूल में बलात्कार होते हैं तब भी नहीं बोलते हैं, जब उनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है तो वो नहीं बोलते हैं, उसके बावजूद जब बेंगलोर में बाढ़ आती है तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो कोई भी मुद्दे पे उनका कोई बयान नहीं है। तो बयानबाजी जो करने की आवश्यकता है तो आपके पक्ष में तो कीजिए, आपके विजन प्लान, नीति नियत के बारे में तो बोलिए, मैनिफेस्टो के बारे में तो चर्चा कीजिए। आप सिर्फ कहेंगे कि किसानों की आत्महत्या हो रही ठीक है राधिका, जवाब दीजिए इसका। देंगे आप मुआवजा क्यों देंगे, आप उनको आत्मनिर्भर क्यों नहीं करते हैं, आप उनको शिक्षित सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं, आप इंश्योरेंस की। राधिका इसका जवाब दीजिए, क्योंकि सीएम सिद्धारमैया ने 100 करोड़ का मुकदमा ठोका है बीजेपी पर, अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और कहा है जिस तरह से सीधा रुपया सरकार उन्हें बुलाया गया, उनकी सरकार को या तो माफी मांगिए या अदालत में मिलिए। ये जो डिसीजन लिया गया ये भी क्या सियासी है? देखिए, अगर कोई किसी पे गलत इल्जाम लगा रहा है तो वो जाहिर सी बात है इंसान डिफेमेशन का नोटिस भेजेगा। और मैं शाइना जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत दिन पहले की बात नहीं है जब वो और मैं आप ही के चैनल पे डिबेट कर रहे थे, और इनको याद, शायद ये भूल गई हैं कि प्रधानमंत्री जी ना अपने दागी मंत्रियों के बारे में बोलते हैं, ना पीयूष गोयल के बारे में बोलते हैं, ना राफेल डील के बारे में बोलते हैं, ना कथुआ और ना उन्नाव के बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं तो सिर्फ जाके इंग्लैंड में, क्योंकि शायद मुझे लगता है वो सिर्फ विदेश के प्रधानमंत्री है, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए जब वो बात करते हैं। तभी आपने मणिशंकर अय्यर को भेज दिया पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री की सुपारी देने करते हैं जब उनके ऊपर हालात खराब होते हैं, जब उनके लोग उनको मारा जाता है, तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। मुद्दों पर बात करिए, बताइए आपने किस तरीके से कर्नाटक को आगे नहीं बढ़ने दिया, किस तरीके से जब से 4 साल से आपकी सरकार आई है, जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आपने सिर्फ उस प्रदेश को नजरअंदाज किया और कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद फिर भी कर्नाटक में काम हुआ। ठीक है। असलियत ये है समीर जी कि भाजपा को कुछ भी नहीं रह गया है कहने को, बताने को कि उन्होंने क्या किया है। 4 साल की रिपोर्ट कार्ड उनकी एक बहुत बड़ा जीरो है और वो नहीं बता सकते। उनकी सिर्फ उपलब्धियां हैं भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, और रेप्स के बारे में तो वो बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के नेता, खुद के मंत्री 5 साल के काम का आपने जिक्र किया, 5 साल के काम का आपने जिक्र किया। इस देश की जनता, इस देश के वोटर, किसी भी स्टेट के वोटर बड़े शुक्रगुजार होंगे अगर 5 साल के कामों पर वोटिंग होने लगे, 5 साल के काम सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर अहमद साहब, इस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे कि जब जब चुनाव आते हैं दूसरे तरह के मुद्दे, कम्युनल मुद्दे, पोलराइज करने वाले मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं और 5 साल का काम जिसका जिक्र अभी राधिका कर रही थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है? बेशक ये बात सही है, जो मुद्दे होना चाहिए, जो अवाम की दिलचस्पी की बातें हैं वो तो नहीं होती हैं, और ऐसे इश्यूज जो कम्युनल इश्यूज हैं, जो मज़हब की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे इश्यूज लाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ही आसान तरीक़ा है वोट बैंक क्रिएट करने का। हमारे स्टेट में, कर्नाटका में जो मसाइल हैं, जैसे महादाई का मसला है, कावेरी का मसला है, और फिर इस तरह के दूसरे जो मसाइल हैं उस पर तो बातचीत नहीं होती है। मोदी जी जो स्टेटमेंट देते हैं वो थोड़ा सा गलत होता है। मोदी जी कहते हैं कि हम महादाई का मसला बातचीत के ज़रिए करेंगे, जबकि ट्रिब्यूनल में ये मसला है। ट्रिब्यूनल में जब मसला होता है तो बातचीत के ज़रिए नहीं किया जाता। और एक दुख की बात यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं, जिस तरह के स्पीचेस दे रहे हैं, वो उनके विकार से बहुत कमतर हैं।
झूठ उसमें है, फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं और डबल स्टैंडर्ड की इस तरह की बातें हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। और आसान जरिया यही महसूस हो रहा है कि लोगों को कम्युनल लाइन पर डिवाइड किया जाए। और आप देखेंगे स्पीचेस में अनवर शरीफ साहब जेडीएस से हमारे साथ मौजूद हैं। कैंडिडेट्स को अनवर शरीफ साहब किया मुझे जाता ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब अब 4 दिन बचा रह गया है इलेक्शन में, वोटिंग में, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अब किस पार्टी के ज्यादा करीब जेडीएस अपने आप को मान रही है, कांग्रेस के या बीजेपी के? क्योंकि इसके आसार लगातार जताए जा रहे हैं कि क्लियर मेजॉरिटी शायद इस बार किसी पार्टी को मिले। हमारी जो सर्वे के हिसाब से हम खुद मजबूत हैं, 115 हम खुद क्रॉस करने की पूरी उम्मीद हमें है। और उसके साथ साथ जो 115 का जो हमें उम्मीद है, इंशाअल्लाह हमें ज़रूर मिलेंगे, इसमें पूरी हमें उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है, कोई कम्युनल पार्टी से कुछ हम ना लेना देना ही नहीं है। हो सकता है कोई फ्रैक्चर मैंडेट आ गया, कम्युनल पार्टी मतलब अगर कांग्रेस या हम कुछ हम कम्युनल पार्टी मतलब बीजेपी, अच्छा फिर ओवैसी बीजेपी को हम कम्युनल पार्टी कम्युनल पार्टी मतलब बीजेपी की पार्टी सेक्युलर है क्या? ओवैसी की पार्टी सेक्युलर है क्या? उत्तर दे। एक मिनट गुलरेज साहब, ओवैसी की पार्टी तो बड़ी सेक्युलर है सर। बोलिए अनवर साहब, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। ये अच्छा, ये इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। जब वो ओवैसी के साथ जब उन्होंने 15 साल उनके साथ लिए, जब कम्युनल है और सेक्युलर, वो उसका जवाब देना चाहिए। हाँ नहीं, आप यानी अपने आप को कांग्रेस पार्टी के ज्यादा करीब मान रहे हैं ना? बोलता हूं कांग्रेस इज द मोस्ट कम्युनल पार्टी ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट। एक मिनट गुलरेज साहब प्लीज। हमें तो खरीब मानना, आप ये मुझे खरीद तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी से हम बहुत दूर हैं, इतना तो बता सकता हूं मैं। बीजेपी से आप बहुत दूर हैं, ये बात आप क्लियर कर रहे हैं। ये रशीदी साहब एक इंपॉर्टेंट बात है। अनवर शरीफ साहब जेडीएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से हम अपने आप को दूर पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जेडीएस की जिस तरह की पॉलिटिक्स रही है, जिस तरह का वोट बैंक है, वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नजदीक पा रहे हैं। ये अहम बात है। नहीं देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूं, तो मैं नहीं कह रहा हूं ये बिफोर इलेक्शन का, हम तो एक इंडिपेंडेंट है और रीजनल पार्टी है। बिफोर इलेक्शन का ये उम्मीद करते हैं कि आज अगर बीजेपी को हरा सकती है तो कोई रीजनल पार्टी ही हरा सकती है आज। अनवर शरीफ साहब सुनिएगा, ठीक है। देखिए अभी आपका ये जो स्टेटमेंट है ये बिफोर इलेक्शन है। हाँ, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं, स्टेटस देखिए, सारा मुल्क का स्टेटस, सारे 30 स्टेट्स के अंदर 28 स्टेट में उन तक बात नहीं जाएगी तो फिर फायदा नहीं ना बात करने का। सुनिए अनवर शरीफ साहब सुनिए, देखिए देवी गौड़ा जी और उनके बेटे कुमार स्वामी के अंदर अभी से मतभेद शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये बातें आनी शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूं कि आपका बयान बिफोर इलेक्शन है, इलेक्शन आते आते आप भी इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि कर्नाटक पर दोबारा इलेक्शन न थोपे, इसलिए हमें कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चला जाना चाहिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आप इस लाइन को कुमार स्वामी से बुलवाएं कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उसको यकीन किया जा सकता है। लेकिन अगर देवी गौड़ा जी और सिर्फ आप बोलें इस बात को, तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुमार स्वामी अपने आप में एक हैं जेडीएस के अंदर, और देवी गौड़ा जी और आप एक हो सकते हैं। कुमार स्वामी की बात को ज्यादा तस्लीम किया जाएगा। ठीक है, गुलरेज शेख साहब रिएक्ट कीजिए इस बात पर। जेडीएस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, हम दूर रखेंगे ऐसी पार्टी मैं तैयार नहीं हूं। देवेश गौड़ा जी उनके वालिद हैं और कुमार स्वामी जी उनके फर्जंद हैं, आपस में मिलकर सारे कर्नाटक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपस की बातचीत जो हो रही है, दोनों मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। जी अनवर साहब, मैं आता हूं आपके पास। जी देखिए समीर जी, जी देखिए, यदि ये भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल कहते हैं तो फिर तो ओवैसी की पार्टी को ये क्या कहेंगे? इसका उत्तर इनको देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हाँ एक बात ये फैक्ट है कि ये कांग्रेस की कम्युनल है, टीम है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे जुड़े हुए हैं। इनके बीच में
इनके बीच में गोंद का काम जो कर रहे हैं ना राहुल गांधी के और जेडीए जनता दल सेक्युलर के बीच में, वो गोंद का नाम है श्री ओवैसी जी। तो ओवैसी जी ने ही इन दोनों के बीच में ग्लू का काम किया है और दोनों ये एक है। परंतु कमिंग टू द रियल पिक्चर एंड मैथमेटिक्स, देखिए 2013 में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि एक फॉल आउट हुआ था, तब भी बीजेपी को मिले थे 20% वोट, जबकि केजेपी को 10% और बीएसआर जो रामुलू जी की पार्टी थी उसको लगभग 3% मिला थे। तो टोटल 33% वोट था, वो कांग्रेस का 36% था। बट कमिंग टू 2014 जब येडियुरप्पा जी, श्री रामुलू जी भी भाजपा में आ जाते हैं और एक एडिशनल बड़ा फैक्टर ऐड होता है इलेक्शन में, दैट इज मोदी फैक्टर, तब हमारा जो मत प्रतिशत था वो था 43% और उसके अनुसार सीटें होती है 132। तो वी डोंट नीड ऑल दिस पीपल, वी डोंट नीड देम। ठीक है राधिका, इस बात का फिर आपको जवाब देना चाहिए। जेडीएस जब लगातार टीवी डिबेट्स में जेडीएस के स्पोक्सपर्सन ये बात अब खुलकर कह रहे हैं कि भाई वो अपने आप को, जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, जिस तरह का वोट बैंक है, कांग्रेस के ज्यादा नजदीक पाते हैं। फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ये गलती हो गई ये कहकर कि खुलेआम उन्होंने ये कह दिया कि जेडीएस तो बीजेपी की बी टीम है? आप खुद ऐसी पार्टी को अपने से दूर कर रही हैं ये कहकर कि भाई वो बीजेपी की बी टीम है, और ये बात जबकि सबको पता है कि कल को ये नौबत आ सकती है कि आपको जेडीएस का साथ लेना पड़े सरकार बनाने के लिए। देखिए समीर जी, कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है हर तरीके से, इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार इस बार दोबारा कर्नाटक में बनेगी। और रही बात बी टीम की, तो जैसा राहुल जी ने कहा जेडीएस उनकी ही बी टीम है, और आज वो रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाजपा की दाल नहीं गल रही। प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दे आर रिजॉर्टिंग टू डेस्परेट मीन्स एट डेस्परेट टाइम्स एंड डेस्परेट मेजर्स। तो उनको ये समझ आ रहा है कि अगर जितना वो अपना नाम भाजपा के साथ जोड़ेंगे तो उतना जितनी थोड़ी बहुत उनकी भी सीटें आनी है वो भी नहीं आएंगी। साफ तौर पे वो भी मान रहे हैं, पूरा देश आज मान रहा है कि भाजपा एक कम्युनल पार्टी है। वो सिर्फ जाति और धर्म के ऊपर चुनाव लड़ती है, डेवलपमेंट के ऊपर और मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती। वो बिल्कुल नहीं बताते कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा था जो नहीं मिली, वो नहीं बताते कि महिलाओं की सुरक्षा का वादा था वो नहीं करी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, और उन्होंने देख लिया यहाँ पे कोई उनकी सुन नहीं रहा, तो उन्होंने कहा चलो इस तरीके से और थोड़ा कुछ ना कुछ करके कभी कोई मुद्दा उठा लेंगे जनता का ध्यान भटकाने को और जनता को गुमराह करने की कोशिश करने को। 4 साल में लेकिन जनता जाग चुकी है, और इस बार मैं आपको दावे से कहती हूँ हम रिजल्ट वाले दिन दोबारा मिलेंगे और इसी बात पे बात हो रही होगी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक है, शायना जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही। शायना जी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा मैं इस पर। जेडीएस कह रही है बीजेपी कम्युनल पार्टी है, और अभी तक जितने भी ओपिनियन सर्वेज हो रहे हैं, ऑनलाइन सर्वेज हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि भाई मेजॉरिटी से सरकार शायद ही किसी पार्टी की इस बार बन पाए। तो फिर तो जेडीएस के साथ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए भी। समीर जी आप आश्वस्त रहिए, 12 तारीख को जब वोटिंग होता है, जिस भारी तादाद में वोटिंग होगा, 50% से ज्यादा वोट शेयर मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को, और ये एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है। रही बात आपने कहा कि किसके साथ क्या समीकरण, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, और हम यहाँ कोई वन वर्सेस दी अदर नहीं खेल रहे हैं। हम हमारे पथ पे सिर्फ सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। प्रगति के नाम पे हम वोट मांगते हैं। नेतृत्वशील सरकार होने के नाते जो मोदी जी का जो विजन प्लान है वो हमेशा हम उजागर करते हैं। जो किसी को इसका निकालना है या अपना विश्लेषण करना है वो करें। जैसे कि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये निश्चिंत रहिए आप कि जब हम चर्चा करेंगे 12 तारीख के बाद, आप खुद कहेंगे कि मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में 11 करोड़ सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक दल का जो कमिटमेंट है इस देश को, वो आपने देखा ऐतिहासिक जीत दक्षिण में, हमने नॉर्थ ईस्ट में दिखाया है, आसाम में दिखाया है, जम्मू कश्मीर में दिखाया है, अभी कर्नाटक का करप्शन के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया मोदी सरकार ने। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप करप्शन इतना करते हैं तो करप्शन फ्री एक ईमानदार छवि का नेता क्यों नहीं ढूंढ पाए सीएम कैंडिडेट के तौर पर। 2 अहम सवाल।
देखिए, ये वापस एक हाइपोथेटिकल डिबेट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निर्णय होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक रूप से, और वो होता है इलेक्शन के बाद। फिलहाल हमें इलेक्शन जीतना है, जो जीता वही सिकंदर। तो ये विश्लेषण और ये जो प्रिजम्पशंस हैं कि आप जीतें या आपको हंग असेंबली हुआ या जो है, ये विश्लेषण की बात होती है। जनता और जमीनी स्तर पे आज भी बेंगलुरु के रैली में आप देखेंगे कि बारिश के बावजूद लाखों की तादाद में लोग रुके थे सिर्फ मोदी जी को। इस पर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यानी तनवीर अहमद साहब, ये जो करप्शन के जितने आरोप लगे, करप्शन के जो चार्जेस रहे, ये सारे मुद्दे अहम नहीं है। समीर 2 सेकंड कितनी 2 सेकंड बोलना चाहता हूं प्लीज। तनवीर अहमद साहब, मैं आता हूं गुलरेज साहब, तनवीर अहमद से सवाल तो कंप्लीट हो जाए। तनवीर अहमद साहब, क्या आप मानते हैं ये सारे मुद्दे पीछे रह जाते हैं? जी, असल ये कि किस तरह से भाषण दिए जा रहे हैं, किस तरह की चीजें कही जा रही हैं, किस तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो रही, और जनता किसके साथ है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। करप्शन का जो मुद्दा है वो ऐसा है कि बीजेपी उठा नहीं सकती है, इसलिए कि 2008 से 2013 तक जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में रही, तो उसी दौर में येडियुरप्पा जी जेल गए, और उसी दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन रिकॉर्ड किया गया। उसी ज़माने में बेल्लारी के रेड्डी बरादरान को पर इल्ज़ामात लगाए गए और वो जेल गए। अब दोबारा वो कैंपेन करने के लिए आना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट से उन पर रोक लगा दी गई। तो 2008 से 2013 तक और उनके भाई बंधु मैदान में फिर से जो सरकार कर्नाटक में रही, उसमें करप्शन बड़ा छाया हुआ रहा। उसके बाद जो सरकार रही कांग्रेस की, उसमें ऐसे कोई नुमाया करप्शन के केसेस नहीं आए, और ना ही कोई ऐसे केसेस सामने आए जिससे लोग बेचैन हुए। तो मोर और लेस सिद्धरामैया की जो सरकार रही वो करप्शन फ्री रही। और एक बात देखिए, 2008 से 2013 तक बीजेपी के 3 चीफ मिनिस्टर आए, तो यानी कि स्टेबल सरकार उन्होंने 2008 से 2013 तक नहीं दी। अगर उससे तुलना करते हैं तो सिद्धरामैया की सरकार मोर और लेस स्टेबल रही, तो लोग ये सब देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब गुलरेज शेख साहब आप जवाब दीजिए, 2013 के दरमियान आप जवाब दीजिए, क्योंकि करप्शन जिसको एक बड़ा मुद्दा आप ही की पार्टी बना रही है, करप्शन में पलड़ा आप ही की पार्टी का भारी है, ये कह रहे हैं तनवीर अहमद साहब जी। कुल मिलाकर अब जवाब दीजिए। नहीं, देखिए तनवीर साहब जो भी कह रहे हो, परंतु माननीय येडियुरप्पा जी विधिवत रूप से निर्दोष निर्दाग साबित हुए हैं। और यदि इसी को अगर मानक मानना जाए केसेस को, तो मैं ये बोलता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी पर तो बलात्कार का केस चला था, जिसमें कोर्ट ने उनको बरी किया। तो यदि आप येडियुरप्पा जी को आप बोलते हैं भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि फिर उसी मापदंड से राहुल गांधी जी जो है वो तो बलात्कारी हुए। दूसरी चीज, जहां तक मैं रेड्डी ब्रदर्स पे भी आता हूं, देखिए जहां तक उन पे भी मैं आता हूं। आप पूछिए। देखिए रेड्डी ब्रदर्स का जहां तक विषय है ना, तो रेड्डी ब्रदर्स में जो गाली जनार्दन रेड्डी जी हैं, वो तो हमारे कुछ भी नहीं है, वो हमारे कार्यकर्ताओं में भी नहीं आते हैं। और जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात है, आनंद सिंह जो कि सच में वास्तव में जो माइनिंग का जो भ्रष्टाचार है उसके जनक हैं, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है उस चीज का, उसको तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी गोद में बिठा रखा है। और जहां तक कि रेड्डी ब्रदर्स जो बोल रहे हैं, गाली जनार्दन रेड्डी और जो दूसरे भाई हैं लगभग 50 वर्षों से अलग अलग रहते हैं, तो किसी का भाई होना यदि उस पर टिंटेड करता है, तो श्रीमान राहुल गांधी जी के पिताजी के बारे में तो कहते थे मिस्टर क्लीन गन मशीन, लेकिन ये तो अभी बेल पे छूटे हुए हैं, तो इनको तो मिस्टर क्लीन भी नहीं कह पाएंगे। ठीक है राधिका, कुल मिलाकर येदियुरप्पा साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है, ये बात पार्टी जोर शोर से इस बात को कहती है। और आज भी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमारी कमजोरी नहीं है येदियुरप्पा साहब, हमारी ताकत है कर्नाटक में। तो यानी पूरी पार्टी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। तो ये कह देना कि भाई ये करप्शन के चार्जेस लगे, इसलिए आप उनकी वैल्यू कम करके आकेंगी वोटर्स के सामने, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं। फिर
समीर जी, इस जनता ने 4 साल में ये देख लिया है कि भाजपा की जो सबसे बड़ी ताकत है उनके दागी मंत्री हैं, चाहे उनका जो अमित शाह जी का बेटा हो जिसने 16,000 गुना मुनाफा किया, चाहे पीयूष गोयल जी की कंपनियां हो, चाहे राफेल डील में कमाया हुआ जो पैसा जो हमें समझ नहीं आ रहा क्या घोटाला किया है उन्होंने, और यहाँ पे चाहे येडुरप्पा हो या रेड्डी ब्रदर्स हो, वो हर जगह जो लोग गलत है भाजपा उनके साथ खड़ी है और वो उनके चट्टान है। और खास तौर पे येडुरप्पा जी ने तो यहाँ तक कि जनता को धमका तक दिया है, अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपके नाखून उखाड़ दिए जाएंगे। और फिर भी अमित शाह जी जाके अगर उनको इंडोर्स कर रहे हैं तो ये बताता है कि ये भाजपा क्या चाहती है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपको डरा धमका के वोट लेंगे और वोट छीनेंगे। डर आना, लोगों के साथ छल करना, इस देश के साथ 4 साल से भाजपा सरकार ने सिर्फ छल किया है। और कर्नाटक की जनता इनको आईना दिखाएगी, इस बार दोबारा कांग्रेस को वापस लाके, और हर जो चीज कह रहे हैं गलत लोगों के साथ खड़े। और ये तो हमने अनुभव में भी देख लिया, जो उनके एमएलए है, माननीय एमएलए जो रेट के अधूरे है, वो भी उनकी सबसे बड़े चट्टान के साथ उनके साथ खड़े, चाहे वो उनके दो कैबिनेट। नहीं ये जो झूठ बोल रहे हैं ना तो खून खोलता है मेरा। सोनिया गांधी जी की बहन ने इंडियन एंटीक की दुकान खोली और पूरा के पूरा यहाँ से सब सोर के ले जाया जाता था और उस दुकान में डाला जाता था, उसके बाद में वो इंग्लैंड और दूसरी जगह जाता था। दागी मंत्रियों को और आप हमारे लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, शर्म होना चाहिए आपको। आप लोगों ने तो देश को लूट लिया। जहाँ कब उनको पार्टी से मैडम आप ही बताएं, आप मुझे बताएं, सोनिया गांधी की बहन की गणपति नाम से इंडियन एंटीक की दुकान है कि नहीं है इटली में? सोनिया गांधी की बहन की दुकान है कि नहीं है इटली में गणपति नाम से इंडियन एंटीक की? अनवर शरीफ साहब कम्युनल पार्टी को कह दिया, कम्युनल पार्टी कह दिया बीजेपी को अनवर शरीफ साहब आपने। लेकिन मुझे ये बताइए कि करप्शन का जो मामला है, जो एक बड़ा मुद्दा इस बार है कर्नाटक में, इस मुद्दे को कम करके आंकने के बावजूद भी मुद्दा तो है। आपको क्या लगता है किस पार्टी का दामन पाक साफ नजर आता है करप्शन के हिसाब से? अगर हम देखें ये करप्शन तो दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में कॉमन फैक्टर है। ये कोई कम है, कोई ज्यादा, कोई कम है। करप्शन के दोनों बराबर हैं। ये भी मेरा मानना है। आपके हिसाब से दोनों ही पार्टियां करप्ट हैं? और जहां तक का मुद्दा है, हाँ। एक तरफ बीजेपी कम्युनल तरीके से बांट रही है वोटर्स को, एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी आपस में माइनॉरिटीज में एक डर पैदा कर रही है भी अगर वोट मुत्तहदा होकर अगर कांग्रेस को ना दे तो बीजेपी आ जाएगी। ये कर्नाटक के अंदर एक डरोना माहौल तो पैदा कर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी पैदा कर रही है, एक तरफ कांग्रेस भी पैदा कर रही है। ठीक है रशीदी साहब, डर का माहौल जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, सबसे पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था कि कहीं ना कहीं इससे जमीनी हालात क्या हो जाते हैं और ग्राउंड पर कितना असर पड़ता है नेताओं के बयानों का और बयानबाजी का, ये पता चलता है। नहीं देखिए एक चीज समीर भाई, आप देखिए पिछले 4 साल में आप ये देखेंगे जितने भी प्रवक्ता बीजेपी के हैं कितनी डटाई के साथ वो एक झूठ बोल के चले जाते हैं कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं और प्रगतिशील हमारी सरकार चल रही है। कितना अच्छा लफ्ज है प्रगतिशील। अभी साइना इंसी जी ने बोला प्रगतिशील सरकार, और वोटर वोट भी देंगे इसी नाम पर कि हमारी सरकार प्रगतिशील है। कितने अफसोस की बात है कि 4 साल के अंदर ये अपने आप को ये सिद्ध नहीं कर पाए कि हमने जमीन पर ये काम किया है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 0/0 है। 15 लाख खाते में आने की बात थी, 0/0 है। तो ये बहुत सारी चीजें मिलाकर अगर हम देखते हैं, एक बात साहब के बयान को कैसे आप एनालाइज करते हैं? उनकी पार्टी के नाम के आगे सेकुलर वर्ड लगा है और वो कह रहे हैं बीजेपी तो कम्युनल है, तो साथ आना कैसे मुमकिन होगा? मैं एक बात पूरी कर दूं फिर मैं इस पर भी आऊंगा। शाइना इंशी जी ने जो बात कही है प्रगतिशील वाली, इस बात में मैं इनके साथ इसलिए हूं कि प्रगतिशील जरूर है इनकी पार्टी, लेकिन नफरत में प्रगतिशील है, विकास में प्रगतिशील नहीं। दूसरी बात, अनवर शरीफ के बयान को जो आपने कहा है कि इनकी पार्टी के नाम में सेकुलर है और ये बीजेपी को कम्युनल मानते हैं। देखिए पार्टियां कहीं ना कहीं विभाजन की राजनीति करती हैं, लेकिन जैसे इन्होंने एक लफ्ज बहुत ईमानदारी के साथ बोला कि कोई कम है कोई ज्यादा है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ इतना होगा कि बीजेपी बहुत ज्यादा है, कांग्रेस उससे कम है, जनता दल सेकुलर उससे थोड़ी कम है। तनवीर अहमद साहब, जिस बात का जिक्र भी अनवर शरीफ साहब कर रहे हैं,
आपको लगता है कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा आसान होगा क्या जेडीएस के लिए? जी, नाम में सेकुलर कह रहे हैं, बीजेपी को कम्युनल। देखिए जेडीएस को अगर मुस्तकबिल में अपना कैरियर बनाना है और उसको मजबूत होना है तो उसके हक में बेहतर ये है कि वो कांग्रेस के साथ जाए, इसलिए कि माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुस्लिम वो ये चाहते हैं कि स्टेट में बहरहाल कांग्रेस से हट के एक फोर्स वजूद में आए, लेकिन वो थोड़ा सा खौफ खाते हैं फिलवक्त माजी के तजुर्बे को लेकर कि माजी में जनता दल बीजेपी के साथ गई थी, अब अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है तो वो शबीर धुल जाती है और जनता दल के मुस्तकबिल के लिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हिसाब से जेडीएस और कांग्रेस का अगर अलायंस होगा तो वो ज्यादा फिजिबल आपको नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे News18 उर्दू। शब बखैर।